वेलकम इन यूथ अकेडमी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूपीएससी ईपीएफओ के जो हमारा प्रीलिम्स का पेपर कंडक्ट हुआ है 2025 का, उसको उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। तो हमारी चर्चा कुछ इस प्रकार होगी कि जैसे कि जो हम अपने प्रीवियस क्लासेस में एलिमिनेशन ट्रिक्स देख रहे थे, हम विद नॉलेज के साथ कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, एक एक प्रॉपर आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करके हम कैसे एलिमिनेशन को करके ब्रॉडर सेंस में हम क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं, उसकी तो चर्चा हमने पहले कर ली थी। लेकिन अब ये देखेंगे जो ये हमारा जो करंट एग्जाम हुआ है 2025 का ईपीएफओ का ईओ एओ प्लस एपीएफसी कंबाइंड में जो हुआ है हमारा, उसमें हम कैसे अपनी एलिमिनेशन ट्रिक करके हम ऑलमोस्ट अगर हम कहें तो 60% मार्क्स को स्कोर कर सकते थे। इफ आई टॉक अबाउट द मतलब आप एलिमिनेशन को यूज करते हुए आप कम से कम 60+ मार्क्स को स्कोर कर सकते थे। जैसे कि मैंने यहाँ पर वर्ड में दिया हिडन ट्रैप्स एंड पीवाईक्यू रिपीट्स। कैसे हमारे ये जो हमारा 2023 का ईओ एओ एंड प्लस ईपीएफसी के जो पीवाईक्यूज थे उससे भी क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, थीम रिपीट्स हुए हैं, यू कैन से टॉपिक रिपीट्स हुए हैं। तो वो जो टॉपिक रिपीट्स जहां पर एक टॉपिक, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगी जहां पर वो क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा गया प्रीवियस ईयर में, और उसी को इस एग्जाम में ऑप्शन की तरह यूज किया गया है। लेट्स सी दैट क्वेश्चन लेटर। बट अभी हम ये देखेंगे कि आप एलिमिनेशन ट्रिक यूज करके और अपने पीवाईक्यू का आपने जितना एनालिसिस किया था विद दिस एलिमिनेशन आप कम से कम 60+ मार्क्स स्कोर कर सकते थे इजिली। 20 to 25 क्वेश्चन आप इजिली उसको इजिली आप मतलब कह सकते सॉल्व कर सकते थे ड्यूरिंग द एग्जाम हॉल में। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर दिस पार्ट। तो हम क्वेश्चन कुछ जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है प्रीलिम्स ईपीएफओ प्रीलिम्स 2025 का। यहाँ पर जो हमारे हिडन ट्रैप है पीवाईक्यू रिपीट्स है, मैं आपको बताती भी जाऊंगी कौन कौन से पीवाईक्यू रिपीट्स है और क्या क्या हिडन ट्रैप्स है। तो लेट्स सी दिस क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग करेक्टली स्टैंड द एक्रोनिम AWACS। ठीक है, सी ये एग्जाम हॉल पे नहीं पता, जैसे मैंने जब सॉल्व किया, जब मैं आपका एग्जाम हो रहा था उसी समय मुझे ये क्वेश्चन पेपर रिलीज हो गए थे, मैं भी सॉल्व कर रही थी, तो उस समय मैंने देखा ऑप्शंस है चार। इसमें है एडवांस वार्निंग एंड क्रिटिकल स्कैनिंग, एरियल वेलफेयर एंड केस स्टडी। सी केस स्टडी करके आपको लग रहा है कोई एक्रोनिम आएगा केस स्टडी करके? क्रिटिकल सॉल्यूशन, ऐसा कोई केस स्टडी हो सकता है? तो प्राइवेट एंटिटीज में जब कोई प्राइवेट कंपनीज हो तो उसमें ऐसा लगा सकते हैं प्राइवेट एंटिटीज का कोई अपना ऐसा कोई टेक्नोलॉजी आया हो जो ये एक्रोनिम से कनेक्ट कर रहा हो, उसमें ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं, राइट। और इसमें भी देखिए वार्निंग और वार्निंग, मतलब यहाँ पर दो जगह ऐसे वार्निंग में से वेलफेयर और वॉरफेयर के बारे में ये है। देखिए एरियल वॉरफेयर एंड द एयरबोर्न वॉरफेयर। तो एयरबोर्न और वार्निंग मतलब यहाँ से हमारे से चार, एक वॉरफेयर का दो वर्ड रिपीट हो रहा है, एयरबोर्न का दो वर्ड रिपीट हो रहा है और वार्निंग का दो वर्ड रिपीट हो रहा है। तो इससे तो ये पता चल गया एयरबोर्न तो है, एयरबोर्न वाला है, क्योंकि एरियल एंड एडवांस में थोड़ा आगे पीछे। क्रिटिकल स्कैनिंग और यहाँ है केस स्टडी, क्रिटिकल सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पर है कंट्रोल सिस्टम। तो ऐसे नहीं लग रहा है ये कुछ ऐसा सिस्टम होगा जो कि अगर कंप्यूटर लैंग्वेज में बात करें, टेक्नोलॉजी के लैंग्वेज में बात करें, कि ऐसा सिस्टम होगा जो बेसिकली किसी चीज को कंट्रोल कर रहा हो, किसी टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर रहा हो, किसी मशीन को कंट्रोल करना हो, मैकेनाइजेशन वाले जो मशीन है उसमें कंट्रोल कर रहे हो। तो इसको देख के ऐसे नहीं लग रहा है एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। वही आप पढ़े एयरबोर्न वॉरफेयर एंड क्रिटिकल सॉल्यूशन। क्या क्रिटिकल सॉल्यूशन? ये तो ऐसा लग रहा है कोई एक है ना एक्शन ओरिएंटेड, लग रहा है कि जो क्रिटिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है ह्यूमनिस्टिक आइडियोलॉजी, मतलब ह्यूमन कैसे क्रिटिकल सॉल्यूशन को प्रोवाइड करते हैं। एक अगर इसको हम ऐसे टेक्नोलॉजी की तरह देखें कि ये कोई ऐसा वर्ड है जो टेक से रिलेटेड है, ठीक है, दिस वर्ड लेट्स assume दिस वर्ड इज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड वर्ड है। तो इसमें हम देखेंगे क्रिटिकल सॉल्यूशन, ऐसे ये कौन सा है जो आपको क्रिटिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा? क्रिटिकल सॉल्यूशन ज्यादातर ह्यूमन आइडियोलॉजी, ह्यूमन माइंडसेट प्रोवाइड करते हैं, ना कि कोई एक टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगी। अब यहाँ पर एयरबोर्न वार्निंग कंट्रोल सिस्टम, ऐसा लग रहा है कोई सिस्टम होगा डिफेंस का, डिफेंस में कोई मशीन या वॉरफेयर सिस्टम होगा जो ये कंट्रोल कर रहा होगा वार्निंग को। ठीक है, तो इससे आप ऐसे एक इंटेलिजेंट गैसिंग कर सकते थे आप, यू कैन से अपने जो आपने अपने पीवाईक्यू से
क्वेश्चन सॉल्विंग एप्टीट्यूड डेवलप किया था, उस एप्टीट्यूड से भी आप ये कर सकते थे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके इंटेलिजेंस गैसिंग से आप इसको कहता है कैसे आंसर कर सकते थे। लेट्स रीड दिस। Which among the following is a primary commercial use of क्या अमीनोस नहीं अमाइंस। ओके, तो है अमाइंस। अब ऐसे लगेगा एक को काट के जगह माइंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक्सप्लोजिव लगा देंगे कुछ लोग, जिसको नहीं आ रहा कुछ मतलब हाथ पैर लगा के कुछ ना सॉल्व करना चाह रहे हो तो अमाइन से माइंस कर सकते हैं, फिर एक्सप्लोजिव लगा देंगे। तो यहाँ पर पूछ रहा है प्राइमरी कमर्शियल यूज ऑफ अमाइंस। अब है डेवलपमेंट ऑफ एक्सप्लोजिव, सिंथेटिक्स ऑफ मेडिसिन एंड फाइबर्स, डेवलपमेंट ऑफ बैटरीज एंड स्टेम सेल्स थेरेपी। अब आपको ब्रॉडर सेंस में देखना है, ये ऐसा कुछ प्राइमरी कमर्शियल यूज होगा जो कि ब्रॉडर सेंस में आपको बता रहा होगा। सी, अगर डेवलपमेंट ऑफ एक्सप्लोजिव देखिए, कोई हमें ब्रॉडर सेंस नहीं बता रहा है, मतलब कुछ एक्सप्लोजिव से रिलेटेड चीज है ये, लेकिन इससे हमें कोई ब्रॉडर सेंस पता नहीं चल रहा कि एक्सप्लोजिव क्या, एक्सप्लोजिव में कौन से एक्सप्लोजिव हो जाएंगे। ठीक है, synthesis of medicines and fibers. See, medicines is kind of a huge ड्रग होती है, बेसिकली केमिकल्स होती हैं। मेडिसिन इज लाइक अ लार्ज ब्रॉडर सेंस में बोले मेडिसिन एंड फाइबर्स की बात कर रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ बैटरीज, बैटरीज इज अ नैरो कॉन्सेप्ट बता रहा है विद रिलेटेड टू द इस जिससे रिलेटिवली बात कर रहे हैं हम। स्टेम सेल थेरेपी, अमाइंस की बात करें, कमर्शियल यूज ऑफ अमाइंस, स्टेम सेल थेरेपी भी हो सकती है, बट ये ज्यादा ब्रॉडर सेंस नहीं बता रहे हैं सारे। ये कोई पर्टिकुलर कैटेगरी की बात कर रहा है, जैसे एक्सप्लोसिव की बात कर रहा है, बैटरीज की बात कर रहा है, थेरेपी की बात कर रहा है, बट ये मेडिसिन एंड फाइबर्स की बात कर रहा है, जो कि आप थेरेपी में भी यूज कर सकते हैं मेडिसिन को, फाइबर्स को आप एक्सप्लोसिव की तरह भी यूज कर सकते हैं, राइट, केमिकल यूज करके। तो ये सिंथेसिस ऑफ मेडिसिन एंड फाइबर्स इज मोर रिलेटेड टू अ ब्रॉडर सेंस, और इसी से हमें पता चल रहा है कि ये कैसे अमाइन से कनेक्टेड है। तो ये ब्रॉडर सेंस की कैटेगरी में हमने जनरल स्टेटमेंट को और ब्रॉडर सेंस करते हुए हमने इसको सॉल्व किया, और यही मैंने आपको अपने जो हमारा था ना स्टार्ट माइनिंग सीरीज में, हमने यही किया था कि कैसे हम पीवाईक्यूज को ब्रॉडर सेंस में देखते हुए आंसर तक पहुंच सकते हैं, और हमें डायरेक्ट पीवाईक्यू से लिंक भी मिलता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द रीसेंट स्टेप टेकन बाय द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इज आर करेक्ट। करेक्ट की बात पूछा है, लेट्स रीड दिस। ईपीएफओ हैज एनहांस्ड मेंबर सर्विस बाय इंक्रीजिंग ऑटो सेटलमेंट लिमिट फ्रॉम एडवांस क्लेम फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 1 लाख टू 3 लाख। अब 1 लाख टू 3 लाख इन्होंने लिमिट बढ़ा दी है, इतनी बात हुई है। अब सी यहाँ पर डाटा है, अगर आपको ये पता है, ये वैसे तो करंट अफेयर से भी लिंक्ड है, अगर आपको पता है कि कितनी बड़े तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता है तो आप डाटा को ऐसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे क्वेश्चन मार्क या शक की नजरों से देख सकते हैं कि हो सकता है 1 लाख से 4 लाख कर दिया हो, या 2 लाख कर दिया हो, या 5 लाख कर दिया हो। ऐसे भी तो हो सकता है, बहुत इजीली ये नंबर को चेंज कर सकते हैं इससे और इससे। हो सकता है कि 2 लाख था पहले, फिर 3 लाख कर दिया हो, राइट। तो ये डाटा बहुत इजीली चेंजेबल होता है, और मैंने आपको पहले भी बात की है कि जो हमारा गोल्डन थंब रूल था उसमें डाटा कैन बी मैनिपुलेटेड इजीली, राइट, डिस्टॉर्टेड एंड मैनिपुलेटेड इजीली। तो इसको ही हम इसको शक की नजर से देखते हैं, ठीक है। ईपीएफओ फर्स्ट इंट्रोड्यूस ऑटो सेटलमेंट ऑफ द एडवांस क्लेम्स ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। अभी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा है कि कोविड-19 में उन्होंने ऑटो क्लेम को एडवांस क्लेम मतलब इंट्रोड्यूस फॉर ईपीएफओ फर्स्ट इंट्रोड्यूस ऑटो सेटलमेंट ऑफ द एडवांस क्लेम ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 में और भी अदर कैटेगरीज भी जुड़ गए थे जब ईपीएफओ के क्लेम निकालने पड़े थे पीएफ के अंदर। तो वही बात हो रही है कि कोविड-19 में क्या, कोविड-19 इतनी लंबे समय तक चला था, हो सकता है ईपीएफओ ने अपने कुछ सिस्टम्स में चेंजेस किए हो, लाइक इसको जनरल एंड वेलफेयरिज्म के अप्रोच से देखना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता है डाटा को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, अगर इसको हम गलत मानेंगे तो टू वैसे भी हमारा करेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट, राइट, तो हमारा टू ऐसे करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ इन्वेंट्री। अब जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है ना, ये रिपीट हुआ है, ये रिपीट हुआ है हमारे एपीएससी के एग्जाम 2023 के पीवाईक्यू से, के ऑप्शन रिपीट हुए हैं।
राइट, क्योंकि इसे इवन क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है बट इसका पूछने का तरीका बदल दिया गया है। द प्रिंसिपल ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन कॉस्ट और नेट रिलायबल वैल्यू विच एवर इज लोअर इज बेस्ड ऑन, हमने क्या बात की थी, इन्वेस्टमेंट पे, इन्वेस्टमेंट पे बात की थी ना कि कंजर्वेटिज्म का अप्रोच लेके इन्वेस्टमेंट को कैसे आगे बढ़ाया जाता है, स्टॉक मार्केट की बात कर रहे थे। तो इसमें ये पूछ रहा है प्रिंसिपल ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन कॉस्ट ऑफ द नेट रिलायबल वैल्यू विच एवर इज which ever is lower is based on the annual concept, matching concept, money measurement control और कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। और ये उस समय भी हमारा आंसर था और ये इस समय भी हमारा आंसर है, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेशन की बात हो रही है कि कैसे हमारे इन्वेंटरी रिलायबल वैल्यूज एंड लोअर इज बेस्ड ऑन कंजर्वेटिज्म। ये पीवाईक्यू से रिपीट है हमारा थीम पूरा, यू कैन टॉपिक ही पूरा रिपीट है। देखिए मैच ऑफ द फॉलोइंग इस बार पूछा, ये बहुत इजी मैच ऑफ द फॉलोइंग होगा क्योंकि अगर इसमें से आपको एक भी पता होगा तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि ए का डी के साथ हमेशा पेयर रहेगा एंड बी का सी के साथ, ऐसी बात हुई है। ठीक है, इसमें देखते हैं प्रोविजन रिलेटेड टू पार्लियामेंट नहीं पता, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ कोर्स नहीं पता, बोरिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी हमें पता है अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था, राइट, इतना तो पता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था। वैसे मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है डीपीएसपी को मैंने ऑल 10 मिनट्स या 5 मिनट्स के अंदर पूरा आपको याद करा दिया विद फिगर टिप्स, आप यूज उसको देख सकते हैं। वैसे अगर मैं कोऑपरेटिव्स की बात करें तो पता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज केम थ्रू अमेंडमेंट। और इसमें देखिए कौन सा एक्स्ट्रा है जो अमेंडमेंट में ऐड होता है, जो आपको पता है ना अमेंडमेंट ऐड होते हैं तो कैपिटल लेटर्स ऐड कर दिए जाते हैं, इसमें से सिर्फ हमें बी दिख रहा है जो कि अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है। तो डी का हमारा हो जाए 2 और यहाँ पर देख रहे हो डी के साथ 2 का ऑप्शन बन रहा है, राइट, तो ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। अब जब डी का 2 के साथ बन रहा है तो ए का किससे बनेगा 4 के साथ। ठीक है, अब देखिए बोरिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर। और आपको पता है कि हमारा होता है पार्ट 3 से हमारे होता है फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 में डीपीएसपी, 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं, 5 में हमारा यूनियन हो जाता है, 6 में हमारा स्टेट हो जाता है। ठीक है, और इसमें भी देखिए इसके बाद 6 में जब स्टेट हो जाता है तो लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर, तो इट इज अ पार्ट ऑफ द स्टेट, स्टेट एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है, राइट, तो ये इससे मैच हो जाएगा 6। और ये बोरिंग ऑफ द किससे हो जाएगा हमारा ये 12 से। ठीक है, तो उसमें देखिए जब हमने बी को 1 से मैच किया तो ये जैसे हमने मैच किया हमारा डी आंसर आ गया, ऐसे हमने सॉल्व करना था इसे। लेट्स मूव टू दिस, व्हेन परचेज ऑफ एन एसेट is measured as an expense, right, in the according context it is called। अब देखिए इसमें पूछ रहा है हमारे पास इकोनॉमिक्स में 2 कंसेप्ट होते हैं, रिसिप्ट के और एक्सपेंडिचर का। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है when principle of when purchase of an asset is measured as an expense in the accounting context it is called। अब ये हमारे 2 इकोनॉमी के बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, तो इसमें से आपको क्या लग रहा है, वैसे भी ये रिपीट हुआ है पीवाईक्यू से, टॉपिक रिपीट है ये पूरा पीवाईक्यू से, देखिए अगेन रिपीट है। जैसे पूछे एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन एंड कंपेंसेटिंग एरर। तो ये जो हमारे 2 प्रिंसिपल्स इकोनॉमिक्स के, रिसीप्ट, कैपिटल रिसीप्ट, रेवेन्यू रिसीप्ट, राइट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो बोल रहा है कि उसने परचेस किया है मार्क्ड और मेजर्ड एज अ एक्सपेंस, तो क्या होगा एरर ऑफ प्रिंसिपल ही होगा। कॉमन सेंस की बात है कि एरर ऑफ प्रिंसिपल कैसे होगा, क्योंकि हमारे इकोनॉमिक्स में 2 ही प्रिंसिपल्स है और उसको ऐसे एक्सपेंस की तरह मार्क किया हुआ है, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल, ओमिशन हो ही नहीं सकता, कमीशन हो ही नहीं सकता, उसको एक्सपेंस की तरह मार्क किया, उसको करना था रिसीप्ट की तरह मार्क, राइट, तो ऐसे हमारा इसका आंसर हो जाता। अब ये हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन इज आर करेक्ट, जो हो सकता है करंट अफेयर का पार्ट हो, राइट, लेट्स रीड द ऑप्शन। इसमें से 4 ऑप्शन है, कोई भी मतलब कम से कम 3 सही है और कम ज्यादा से ज्यादा 3 सही है, कम से कम 1 सही है। लेट्स रीड, इट इज अ मिशन मोड प्रोजेक्ट अंडर द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी डिजिटल प्रमोशन कर रहा है, ई गवर्नेंस की बात कर रहा है, डिजिटलाइजेशन ऑफ द गवर्नेंस की बात कर रहा है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? मिशन मोड प्रोजेक्ट इसके अंदर आता है कि नहीं? दिस एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन नेशन वन एप्लीकेशन। हमारा आधार पे आइडेंटिटी ऐसी होती है, वन नेशन वन आधार कार्ड की आईडी होती है। इट हैज बीन डेवलप्ड बाय द पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीट। ऐसा कोई डिजिटल प्रोजेक्ट आपको लग रहा है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीट डेवलप करेगा? इट कैन बी रिकमेंडेड बाय द पार्लियामेंट सेक्रेटरीट मेंबर्स, ऐसा भी हो सकता था, बट डेवलप बाय, तो डेवलप कोई इंजीनियर करेगा, लाइक कोई कंपनी करेगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होगी, अदर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होगी। डायरेक्ट बोलते हैं डेवलप बाय नेशनल सेक्रेटरीट। अब सेक्रेटरीट के मेंबर्स क्या पॉलिसी फॉर्मेशन में काम करेंगे या डायरेक्ट मेकिंग में काम करेंगे, राइट? जिससे आपको सोचना था, अगर हम इसको टी को वैसे भी हटा दें, थ्री इसमें इसमें एक ये है और एक ये बचा है, तो ऑटोमेटिकली हमारा 4 राइट हो जाता है, क्योंकि दोनों ऑप्शन में 4 अवेलेबल है। ठीक है, तो देखा, इट इज अ कोर एम इज फॉर द एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन ऑफ ऑल द फंक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। डिजिटलाइजेशन की बात कर रहा है, और ये भी डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की बात कर रहा है, तो इससे कनेक्ट है स्टेटमेंट। ऐसा कुछ नहीं है कि आसमान ऊपर की बात हो रही। जब जैसे ये इससे कनेक्ट होगा तो हमारा बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट होगा। तो बेसिकली हमने इंटेलिजेंस गेसिंग की है, हमने वही ब्लाइंड एलिमिनेशन यूज नहीं किया, हमने इंटेलिजेंस एलिमिनेशन मेथड को यूज किया है। ठीक है, इसी को बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। हमने ऑप्शन के स्टेटमेंट से सॉल्व करने की कोशिश की। नेक्स्ट, सपोज marginalized individuals for the livelihood and ये क्या enterprises schemes is meant for the rehabilitation of देखो support of marginalized individuals की बात करें, आपका कीवर्ड है marginalized individual। तो आपको कीवर्ड है marginalized individual, यहाँ पर marginalized था, थोड़ा कट हो गया। ठीक है, इंडिविजुअल और लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज scheme is meant for the rehabilitation of transgender persons engaged in the act of begging। अब आपको मैंने कितना कहा है, जब ऐसे कुछ पॉजिटिव वेलफेयर की बात हो रही हो, वेलफेयरिज्म की बात हो रही हो, तो आपको ब्रॉडर सेंस में पूरे इंडिविजुअल्स को लेके चलना है, जो मार्जिन और ऊपर से मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के लिए वैसे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा ऐसे इनिशिएटिव स्कीम्स लॉन्च कर रही है टू मेक देम सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रिलायंट, यू कैन से सेल्फ रिलायंट बना सके, उनको एक लाइवलीहुड प्रोवाइड कर सके। मनरेगा इज पार्ट ऑफ दिस पॉलिसीज ऑल्सो। ठीक है, तो इसमें जैसे कि हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव वेलफेयरिज्म की बात हो रही है और ब्रॉडर सेंस की बात हो रही है, तो उसमें ब्रॉडर सेंस में आप देखेंगे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी वैसे भी इंडिया में LGBTQ+ की कम्युनिटी से मर्ज हुई है, और उसको उसको इंटेलेक्चुअली सोसाइटी एक्सेप्ट भी कर रही है, राइट? सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से ये पता चल रहा है। ठीक है, और ऊपर से अगर देखें पर्सन एंगेज इन द एक्ट ऑफ बैगिंग, तो ये भी पॉजिटिव कॉन्टेशन है कि बैगिंग पर्सन को आप एक लाइवलीहुड प्रोवाइड कर रहे हैं, और आप एक काइंड ऑफ द मार्जिनलाइज इंडिविजुअल को एक लाइवलीहुड सेल्फ रिलायंट पर्सनल बना रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स डेवलपमेंट की ओर ले जा रहे हैं, राइट? तो ये सारे आपको ब्रॉडर सेंस देते हैं। इसमें ऐसा कौन सा है जो आपको लग रहा है कि नेगेटिव है, कि इसको गवर्नमेंट क्यों नहीं देगी? एट द लास्ट, इफ सिटीजन ऑफ इंडिया है, राइट, पर्सन इंडिया है, ये इंडिया में रह रहे हैं, तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ लाइवलीहुड तो प्रोवाइड करेगी टू मेक द पर्सन अ सेल्फ रिलायंट सेल्फ सफिशिएंट वन। तो इसी में अगर इसमें कुछ नेगेटिव तो नहीं दिख रहा, इसमें ऑल पॉजिटिव कॉन्नोटेशन दे रहा, तो इसमें बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। हमें पॉजिटिव वेलफेयरिज्म की अप्रोच लेके चलनी है इंडियन की कॉन्टेक्स्ट में, हमें ब्रॉडर सेंस लेके चलना है, यूनिवर्सल सेंस लेके चलना है, और इसमें पॉजिटिव कॉन्नोटेशन ढूंढना है मीनिंग के अंदर, राइट? एक्सट्रीम कुछ भी नहीं था इसमें, ट्रांसजेंडर पर्सन को बस लाइवलीहुड देना है, और पर्सन एंगेज इन द एक्ट ऑफ बैगिंग को भी लाइवलीहुड देना है। यही हमारा स्कीम था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन ऑफ इंडियन पेंटिंग्स? अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाएगा। आपको अगर इसमें टाइमलाइंस नहीं भी पता है तब भी आप इसको कर सकते हैं। कैसे? सी, जैसे आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी होगी, एंशिएंट हिस्ट्री में तो आपको पता ही होगा कब मॉडर्न कब आए, पोस्ट गुप्तास, प्री गुप्तास, केश की, और चोलास, चेरास, पांड्यास की, और साथ ही साथ मेडिवल हिस्ट्री में। तो आपको इतना तो पता होगा ना कौन कब आया, नॉट एग्जैक्टली टाइम है, बट इतना तो पता है कौन किसके बाद आया बेसिकली, राइट? तो देखिए, जातका, अजंता। अब जातका स्टोरी एसोसिएट विद द बुद्धिज्म, ठीक है, बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है, और बुद्धिज्म 6th century BCE में इमर्ज हुए हैं।
लाइक भीमबेटका रॉक आर्ट्स, बेसिकली आपको आप पढ़ते हैं जब जैसे आप आर्ट एंड कल्चर की 11th क्लास की किताब पढ़ते हो उसमें भीमबेटका रॉक पेंटिंग्स के बारे में देखते हैं, जो आप कहते हैं ना पैलियोलिथिक समय से इसमें लोग बड़े बड़े रॉक्स पे ऐसे पेंटिंग्स कर रहे हैं, डांसिंग, ऐसे वार्ली आर्ट, छोटे छोटे डांसिंग फिगर्स देखने को मिलते हैं, एनिमल्स देखने को मिलते हैं, राइट। और गैदरिंग, सोशल गैदरिंग्स देखने को मिलते हैं। तो भीमबेटका में आपको पैलियोलिथिक आर्ट आर्किटेक्चर बहुत बताओ। पैलियोलिथिक आपको पता है कि बुद्धिज्म से पहले ही आया है, पैलियोलिथिक एज, राइट। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक, देन चारकोलिथिक आया है, आयरन एज आया है, ब्रोंज कल्चर उसके बीच में आया था, एंड देन उसके बाद महाजनपदास एंड द आइडियोलॉजीज इमर्ज हुई ऑफ द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म की आइडियोलॉजी 6th सेंचुरी बीसी के बाद से इमर्ज हुई। उसके बाद मौर्यस का देखने को मिलता है प्रेवलेंट, राइट। अब यहाँ पर देखिए रॉयल पोर्ट्रेट। अब रॉयल की बात करें तो मतलब ये हमारा मेडिवल हिस्ट्री की बात हो गई, राजपूत ये सब की बात हो गई, राइट। हेवली म्यूजिशियन, बृहदेश्वर टेम्पल, अब ये हमारे राजपूत एरियाज की बात हो गई। अब बृहदेश्वरा टेम्पल जो कि सदन का पार्ट है। अब ये ज्यादातर जो टेम्पल्स आर्किटेक्चर है वो संगम संगम के बाद ही बने, और यू कैन से जो हमारे हरप्पन हरप आई मीन हम्पी हम्पी जिसकी इसकी कैपिटल थी विजयनगरा की, उस समय क्या आप देखने को बहुत मिलेगा प्रेवलेंट। तो जैसे ही आपने लगाया कि 1 है और ये 2 है, ये सबसे पहले आया, तो 2 वैसे भी सबसे पहले आया, उसके बाद 1 आया, तो 1 आया, इसी में हमारा ऑप्शन गलत हो गया। इसके बाद आपको पता भी नहीं करना कि ये पहले आया ये पहले, वैसे तो ये 3 एंड 4 है, तो 2 1 3 एंड 4 इसका क्रोनोलॉजी है, राइट। तो ऐसे इसको सॉल्व कर सकते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द महायान। अब देखिए महायान बुद्धिज्म, महायान इज आर करेक्ट। अब ये डायरेक्ट आपके अगेन टॉपिक रिपीट हुआ है, और यहाँ पर हमने हिडन हिडन ट्रैप क्या देख लिया कि कैसे हमें बस इतना पता था कौन किससे छोटे वी कैन इजिली एलिमिनेट। और यहाँ से भी आप देख सकते हो 2 पहले आए, तो मतलब इसी 2 के बीच में कंपटीशन होगा। और यहाँ पर अगर बात करें तो 1 एंड 3 ऊपर दिया हुआ है, जनरली 1 2 एंड 3 इस जगह पे दिया होता है या इस जगह पे दिया होता है, लेकिन ये इस जगह पे दिया है, तो इससे पता चल रहा हो सकता है इसमें तीनों के तीनों सही हो एक साथ ही, और इसमें मैक्सिमम तीनों के तीनों सही हो, मिनिमम एक सही है। तो इस हिसाब से हम ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं, अगर हम अंदाजा लेके चले कि तीनों एक आंसर है। तो देख पढ़ लेते हैं। महायान बुद्धिज्म के ऊपर है, महायान deities are benevolent saviors and protectors who embody Buddhism virtues, ठीक है। इन प्रंज प्राणिका प्रंज परामिता प्रज ना प्रमितास, यस यहाँ पर विजिबल नहीं है ना। प्रंज प्रमितास text knowledge is visualized in a feminine form as a deity of Pranjamita. Pranjamita is described as a source of omniscience of all the Buddhas and mothers of all the Buddhas. वैसे तो यहाँ पर देख के ही लग रहा है कि सारे सही है, क्योंकि सारे की एक ही पर्सनैलिटी के ऊपर चर्चा हो रही है। ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, क्योंकि फीमेल डेटीज को महायान बुद्धिज्म में, अब ऐसा तो नहीं हो सकता ये हीनयान, अभी स्टेटमेंट ही दिया है ना, यहाँ पर हम करेक्ट नहीं कर सकते। तो ये महायान बुद्धिज्म से ही एसोसिएट है पंजाब इतिहास, और महायान बुद्धिज्म में भी वो जो बोल सकते हैं आइडियल वर्शिप का जो एक नया वेव स्टार्ट हुआ था, वो महायान बुद्धिज्म ने स्टार्ट किया था। तो जो पंजाब इतिहास है उनकी टेक्स्ट है, नॉलेज है फेमिनाइन फॉर्म ऑफ द डेटी की बात हो रही है, यहाँ से डेटी से आप समझ सकते हैं कि आइडियल वर्शिप की बात हो रही है, राइट। तो प्रोटेक्टर्स फीमेल डेटीज आइडियल वर्शिप की बात हो रही है। Panjamita describes the source of the domination of all the Buddhas, of course, and the mother of all the Buddhas. Panjamita is a female deity. Then he is a mother, she is a mother of all the Buddhas, right? तो यहीं से आपको कनेक्ट हो जाता है कि 1 and 3 मतलब all statements basically connotating the same you can say same topic of Panjamita, राइट। यहाँ पर कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन की सोर्स भी नहीं लग रहा, और साथ साथ कोई मॉडिफिकेशन का स्कोप भी नहीं लग रहा, तो इसी से यहीं से हमें पता चल गया 1 and 2 and 3 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। और ऊपर से जो पीएससी क्रोनोलॉजी बनाता है ना ऑप्शंस के, तो अगर उनको गलत ही देना होता तो वो इस जगह पे 1 2 and 3 लिख देते हैं, उन्होंने पहले लिख दिया ताकि हम एलिमिनेशन में थोड़े कंफ्यूज हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आगे क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आ गए, तो इसमें है दक्कन रिवोल्ट, संथाल रिबेलियन, कारवार रिमूवमेंट एंड
रंपा रिबेलियन। अब इसमें से देखिए, आपको जितना भी आपने फॉर एग्जाम्पल एनसीईआरटी पढ़ी होगी 8th क्लास में, इसमें संथाल रिबेलियन के ऊपर अच्छा खासा बात की गई, बिरसा मुंडा रिलेटेड पर्सनालिटीज भी रिलेटेड है। तो जब आप पढ़ेंगे ना, तो ये आपको पढ़ेंगे 1850s के समय में ये हमारा हुआ था। उसके बाद ही यही सबसे प्रेवलेंट रिबेलियन था, जिसके बाद में दूसरे रिबेलियंस, ट्राइबल रिबेलियंस और यू कैन से, और जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के रिबेलियंस देखने को मिले थे। तो जब ये हमारे फर्स्ट रिबेलियन थे टू में बस हमारा एक ही स्टेटमेंट बैठ रहा है, अगर मान के चले, क्योंकि संथाल रिबेलियन के बाद नए उन्हीं से इंस्पिरेशन लेके न्यू रिबेलियंस आपको अलग अलग एरियाज में देखने को मिलते हैं। तो संथाल, और वैसे भी देखिए यहाँ पर टू पहला ही था, अगर यहाँ पर और कंफ्यूजन हो जाता था, तो और कंफ्यूजन क्रिएट करना होता तो यूपीएससी यहाँ पर टू दे देता है, यहाँ टू दे देता, फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता। डायरेक्ट है, संथाल रिबेलियन पहला 1850 के आसपास का है, राइट। उसके बाद दक्कन रिवोल्ट, ये भी आपको 1870s के समय में आपको देखने को, 60s के समय में देखने को मिलेगा। कारवार रिवोल्ट, ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट द कारवार रिवोल्ट, इट इज associated with 70, 75 and 1976 और 76 के आसपास कैसे रिवोल्ट से शायद कोई सी इज द करेक्ट, क्योंकि मुझे बस इतना पता था सांथाल रिवोल्ट 1950s के आसपास, 56 के आसपास की कहानी है, और इसी से अदर रिवोल्ट मतलब इन्फ्लुएंस हुए थे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी। इसमें बात करते हैं, which one of the following temples in the Indian represents black pagoda? अब सी, कामाख्या टेम्पल गुवाहाटी एंड संदरिया महादेव टेम्पल ऑफ खजुराहो। और ब्लैक पगोड़ा से आप समझ सकते हैं कि उसका आर्किटेक्चर या उसका आर्किटेक्चर का कलर ही हो सकता है ब्लैकिश कलर में हो, या कुछ ऐसे ही वो रिफ्लेक्शन दे रहा हो कि जो ब्लैक पगोड़ा से रिजेम्बलेंस कर रहा हो, ठीक है। तो ये गुवाहाटी की साइड की है, कामाख्या टेम्पल, ठीक है, असम साइड से, असम की वैसे भी ये लैंग्वेज लग रही है। कन्हैया महादेव टेम्पल खजुराहो के टेम्पल देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आपको एक्सोटिक आर्ट आर्किटेक्चर एक्सोटिक आर्किटेक्चर स्टाइल देखने को मिलेगी। सन टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल का अपने आर्किटेक्चर कलर देखे वो ऑलमोस्ट व्हाइटिश, ग्रेइश व्हाइटिश कलर में है। और सन टेम्पल का आप आर्किटेक्चर कॉर्नर का देखिएगा, सन को आप ब्लैक से रिलेट कर सकते हैं, बर्न टाइप ऑफ, राइट। तो ये इनका आर्किटेक्चर में ब्लैक ब्राउनिश ब्लैक कलर का आर्किटेक्चर, जिसे ब्लैक पगोड़ा से आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। तो वैसे कंफ्यूजन आपको बी एंड सी में हो सकता था, बी एंड डी में कंदरिया, क्योंकि उनका भी आर्किटेक्चर कुछ ऐसा है, बट सन से मैंने बर्न ऐसे करके आप कुछ कर सकते थे और ये सही भी हो जाता, राइट। तो सन इज ब्लैक पगोड़ा रिलेटेड टू सन टेम्पल ऑफ कंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to the following is not the objective of verification in auditing and verification का फिर से टॉपिक रिपीट हुआ है, रिपीटेड टॉपिक है ये हमारा 2023 ईओ से, राइट। और मैंने ईओ के भी आपको पीवाईक्यूज कराए थे, एक ईयर स्लिप के भी पीवाईक्यूज कराए थे। तो अगर हम देखें, तो चेकिंग द हिस्टोरिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट्स, वेरिफिकेशन, जब हमारे इसमें नॉट करेक्ट पूछा है, जब इसमें तीनों में वेरिफिकेशन के कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, वेरिफिकेशन इसमें भी लिखा है, वेरिफिकेशन ऑफ ऑडिटिंग, तो चेकिंग कहाँ से हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे भी थोड़े प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ देख सकते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ ऑडिटिंग, वेरिफिकेशन ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट, वेरिफिकेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ द एसेट, वेरिफिकेशन ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द एक्विजिशन ऑफ द एसेट, एक वेरिफिकेशन चेकिंग ऑफ द अकाउंट। तो ये यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, इट इज नॉट एसोसिएटेड विद द वेरिफिकेशन इन ऑडिटिंग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बेस्ड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स। अब यहाँ पर लिखा है एनुअल टर्नओवर, ठीक है, ऑफ कोर्स, क्योंकि आप किसी भी कंपनी को कैसे मेजर कर सकते हैं कि वो कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है, मतलब बेसिकली उनकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, और बेसिकली वो कितना वैल्यूएशन है उस कंपनी की, कितनी प्रॉफिट और उसका टर्नओवर कितना है, वो कितना इनपुट में दे रहा है, उनका आउटपुट में कितना प्रॉफिट हो रहा है आफ्टर द एवरीथिंग माइनस करने के बाद जितने भी उन्होंने एक्सपेंडिचर्स किए थे, बेसिकली उनके रिसीप्ट और प्रॉफिट में क्या आ रहा है। तो हम देख सकते हैं एनुअल टर्नओवर उनका कितना रहा है, उसी से पता चलता है। अगर उनका टर्नओवर एक पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर रहा है, तो बेसिकली वो स्मॉल एमएसएमई के ऊपर जाके बिग कंपनीज और यूनिकॉर्न कंपनीज के नाम से जान सकते हैं, राइट। और ये आपको बता दो, एमएसएमई अगेन रिपीटेड टॉपिक है।
राइट। तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट इन द प्लांट्स एंड मशीनरीज ऑफ द इक्विपमेंट। ऑफ कोर्स वो कितनी इन्वेस्टमेंट कर रही है अपनी मशीनरीज में, कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कितना कर रही है वो बेसिकली, राइट। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये भी एसोसिएटेड है, राइट। इसमें कितने सही है? ज्यादा से ज्यादा 3 सही है, कम से कम 2 सही, 1 सही है। नंबर ऑफ वर्कर्स, अब आपको लगेगा नंबर ऑफ वर्कर्स भी एमएसएमई में होगा, क्योंकि जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस उसकी एरिया ऑफ लोकेशन ऑफ द जॉब का जो एरिया ऑफ लोकेशन वो स्मॉल होता है, तो उससे लगता है नंबर भी कम होंगे। लेकिन ऐसे और भी बड़े बड़े बिग कंपनीज जहाँ पे मशीन्स के थ्रू काम हो रहे हैं और जिसमें लेबर इंटेंसिव लेबर कम है, जैसे एग्रीकल्चर की बात करें, वहां पर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। एक ही फील्ड में 4-5 लोग काम कर रहे होते हैं, तो वहां पर क्या एमएसएमई मानेंगे कि ये बिग कंपनीज मानेंगे? तो ऐसे ऐसे बात करें, नंबर ऑफ वर्कर्स इज नॉट बेसिकली रिलेटेड टू द क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो 2 को अगर एलिमिनेट करेंगे हम तो हमारा हो जाएगा 1 and 3 इज करेक्ट, राइट। क्योंकि हम इसमें और इसमें ही कंफ्यूज थे, राइट। तो हमें बस देखना था 2 करेक्ट है कि नहीं, कि 1 and 3 तो इज करेक्ट, तो 2 को एलिमिनेट किया तो डी ऑप्शन आ गया। अब इसमें हमें कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक है, मुद्रा योजना की बात हो रही है। देखते हैं, एवरेज टिकट साइज ऑफ द लोन डिस्पर्स्ड हैज बीन डबल्ड बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर दिस एंड दिस। अभी डबल्ड की बात कर रहे हैं, मतलब फॉर एग्जांपल कुछ ये कुछ एक्स अमाउंट में था, अब उसको जो इसका मुद्रा लोन का जो सब्सिडी है और जो इसमें जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसको 2x कर दिया, इसका डबल्ड हो गया, राइट। अभी पूछा फाइनेंशियल ईयर 2016 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2025 के बीच का, मतलब रिसेंट डाटा है। तो ये जो डबल्ड का है, डबल्ड में आप मैनिपुलेशन ट्रिक नहीं दे सकते। मैनिपुलेशन और डाटा डिस्टॉर्शन आपको नंबर्स के गेम्स में होगा। नंबर्स के गेम्स की हम चर्चा करेंगे, जिसकी यहाँ नंबर्स के गेम्स की चर्चा हो सकती है, राइट। जैसे नंबर्स की गेम्स की चर्चा होगी कि इतने परसेंट इंक्रीज कर दे, और ज्यादातर 50 के नीचे के ही आपको नेगेटिव में लेके जा सकते हैं। जितने भी 50 के नीचे के नंबर्स के गेम्स होते हैं ना, वो ज्यादातर डाटा डिस्टॉर्शन का ही केस होता है। 50 के प्लस एंड 100 के नियरेस्ट में आपको करेक्ट ही ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो इसमें देखिए तो ये डबल्ड बोला है, मतलब ऐसा जिन्होंने कोई नंबर नहीं दिया, इसने बस एक स्टेटमेंट बता दी है, एक क्वालिफायर बता दिया कि हाँ इतना हो गया है, ठीक है। और सिंस इट लॉन्च 2015 महाराष्ट्र, अगेन देखिए यहाँ पर फैक्ट दिया हुआ है कि महाराष्ट्र हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट डिस्पर्सल अमंग द स्टेट। हो सकता है महाराष्ट्र के बदले नियरेस्ट एमपी हो, तमिलनाडु हो, एपी हो, राइट, केरला हो, ऐसे भी तो हो सकते हैं, राजस्थान गुजरात भी हो सकता है। तो महाराष्ट्र कैन बी इजिली डिस्टॉर्टेड केस। तो जैसे हमने स्टेटमेंट 2 को इनकरेक्ट किया तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई ऐसा नंबरिंग नहीं था, इसमें बस एक एज अ बोलते डबल्ड हुआ, ट्रिपल्ड हुआ। अगर कुछ कुछ पॉइंट परसेंट से भी कम डबल्ड हो रहा है तब इसको डबल्ड माना जाएगा, राइट। तो इसलिए ये हमारा करेक्ट केस हो जाएगा। इसमें देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया बाय इकोनॉमी कंट्रीब्यूशन वाज अबाउट 4.25% ऑफ द जीडीपी इन इंडिया। इंडिया की जीडीपी का इतना परसेंट है, राइट। दूसरा, बायो ई3 प्रमोट्स, पॉजिटिव वर्ड है तो कुछ प्रमोट कर रहा है। रिजनरेशन, बायो मैन्युफैक्चरिंग, सपोर्ट इन सर्कुलेशन बाय इकोनॉमी, अलाइन विद इंडिया नेट जीरो गोल्स। इंडिया का नेट जीरो गोल इतना बड़ा आइडियोलॉजी है, बेसिकली इंडिया का इतना बड़ा अचीवमेंट है, गोल है, ऑब्जेक्टिव है। इन्वायरमेंट में आप देखें, इन्वायरमेंट कन्वेंशन में देखेंगे आप, पेरिस कन्वेंशन से भी लिंक है। तो जो बेसिकली इतना पॉजिटिव पॉजिटिव आंसर दे रहा है, तो 2 तो पक्का श्योर इसका आंसर है। अब इट्स ऑल अबाउट द दिस पार्ट, ये आंसर है कि नहीं। इंडिया इकोनॉमी कॉन्ट्रीब्यूट अबाउट, अगर इंडिया का जीडीपी का अगर वो 5% भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है तो इट इज फेयर इनफ, क्योंकि इंडिया की जीडीपी ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। अगर आप 100 में से 5% ले रहे हो, 1000 में से 5% ले रहे हैं, तो उसमें अंतर है, राइट। इसका 5% अलग ही वैल्यू देगा, इसका 5% अलग ही वैल्यू देगा। तो वो इंडिया की जीडीपी की बात कर रहा है, इतना नहीं बोल रहा इतना कंट्रीब्यूट करता है इंडिया। इंडिया अपनी जीडीपी का इतना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है, परसेंटेज की बात हो रही है, तो ये कैन बी अ करेक्ट स्टेटमेंट, राइट। तो बोथ 1 and 2 इज करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सोशल प्रोटेक्शन इन इंडिया। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की बात हो गई। तो वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, ठीक है, कोई रिपोर्ट है रिलीज बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, estimate that India's social protection coverage has doubled from this to this. इसमें भी बोला डबल्ड हो गया है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एस्टिमेट दैट नियरली 65%, देखिए 50 से ज्यादा बोल रहा है, मतलब
और पॉजिटिव कॉनोटेशन देगा। अगर ये पॉजिटिव कॉनोटेशन देगा 50 से ज्यादा परसेंट होगा तो वो करेक्टली मान जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव इंक्रीजमेंट में बात होती है, और जब नेगेटिव कॉनोटेशन होता है तो बेसिकली डिक्रीज होने की बात हो रही होती है। 65% of the population are now covered by at least one form of the, यहाँ पर at least लगा के ये बता दें कि not all form of the social security but at least one of the form of the social security, whether it is cash और kind में through the central government schemes। तो बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड तो दे रहा है कि 65% इंडिया के पॉपुलेशन में से कोई ना 65% ऑफ पॉपुलेशन कोई ना एक तरह की सब्सिडी जरूर ले रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है, इन कैश और इन काइंड। इन कैश की बात जैसे कि काइंड में बोला, जिसकी फर्टिलाइजर्स की बात हो गई, सीड्स की बात हो गई, तो ये काइंड में हो जाएगा। वही हम ग्रेनरीज की बात करें और वही हम कैश की बात करें, जैसे कि आप देखेंगे किसान को 6,000 रुपए ईएमआई के साथ उनको दिया जाता है फॉर द सब्सिडाइजेशन के स्कीम्स के इंसेंटिव्स के स्कीम्स के अंदर, राइट। तो ये भी देखिए सोशल वेल्थ, यहाँ पर ये हो सकता है रिलीज बाय द आईएलओ, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हो सकता है, लेकिन यहाँ पर डबल्ड फ्रॉम 2021 से 24 के बीच में, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो हमारा बोथ 1 and 2 इज करेक्ट स्टेटमेंट। अभी तक तो ये सब करेक्टमेंट है, क्योंकि अभी ऑफिशियल की रिलीज नहीं हुई है, तो ये अपने ही ऑब्जेक्टिव बेस्ड हम बता रहे हैं, ताकि ये सब हमने डाटा को कलेक्ट करके ही आंसर तक पहुंचे। बाद में तो वो यूपीएससी का अपना डिस्क्रिप्शन होता है कि यूपीएससी इसको गलत मानते हैं कि सही मानते हैं। इट इज नॉट अ ऑफिशियल की, बट यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन लाइक दिस वे विच आई एम टेलिंग यू फ्रॉम सिंस 1 week, राइट। देखिए यहाँ देखिए, कोई स्टेटमेंट को करना है, निष्ठा इज द इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब देखिए ये तो नया कॉन्सेप्ट है, ये कोई रिपीटेड नहीं है, ये है ना, आप देखेंगे ऐसे सीडीएस 1 यूपीएससी का जो एग्जाम था उससे ये क्वेश्चन आया था। अगर आप सीडीएस का पेपर भी सॉल्व करते हैं फॉर द ईपीएफओ के लिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। यू कैन सॉल्व सीडीएस का पेपर, सीएससी का पेपर, ईपीएफओ का आप सॉल्व करेंगे ही, एपीएफ फीस वाला पेपर, तो ये सारे के सारे बेसिकली इंटरचेंज हो जाते हैं क्वेश्चन। The NISTA is an integrated teacher training program that has been intended to cover teachers at all the stage of the school education. स्कूल एजुकेशन की बात है, ऑल द स्टेज कोई बड़ी बात नहीं है, इसने बियॉन्ड स्कूल एजुकेशन की बात नहीं की, ऐसे नहीं बोला यूनिवर्सिटी वाले टीचर्स को भी प्रोवाइड करना है। पीएम पोषण, ठीक है, पीएम पोषण कवर ओनली दोज स्कूल चिल्ड्रन हु आर स्टडिंग इन क्लास 1 to 6 इन गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट एडेड स्कूल्स। अब 1 to 6, और हमें पता है जो हमारे मिड डे मील स्कीम्स है, आपने भी स्कूल में देखा हो कि 8वीं तक के बच्चों को खाना मिलता है दोपहर। मिड डे मील स्कीम्स जो डीपीएसपी वेलफेयरिज्म का अप्रोच है, यहाँ पर 8वीं होगा ना कि 6वीं होगा, तो जैसे ये गलत हुआ तो हमारा ये सही हो गया, क्योंकि निष्ठा इज अ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, अगर आपने थोड़े पीवाईक्यूज पे ध्यान दिया होगा तो। लॉस ऑफ वन आई विदाउट कॉम्प्लिकेशंस, तो एक आंटी लॉस हो गई विदाउट कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई अदर कॉम्प्लिकेशंस नहीं सीन हो रहे हैं। अदर बीइंग नॉर्मल, it is considered as what kind of the injury under schedule 1 of the employee compensation act 1923। टोटल डिसेबिलिटी, टोटल कैसे होगा, ओनली वन आई लॉस हुआ है, बट अदरवाइज परफेक्टली फाइन, और कोई कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं है, तो परमानेंट डिसेबिलिटी नहीं होगा। टेम्परेरी परमानेंट डिसेबिलिटी भी नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने अपनी एक आय खराब कर चुकी है, मतलब खो चुकी है। विल बी डिसाइडेड बाय ऑन अ मेडिकल एग्जामिनेशन, व्हाई इट इज ऑलरेडी सेड दैट अदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो बेसिकली परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी देखने को मिल रही है, तो ये हमारा करेक्ट है। Zero defect, zero effect is an initiative of the which of all the following ministries of the government of India। अब देखिए यहाँ पर फिर से सेम एमएसएमई की बात हो रही है। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो किसी से कनेक्ट भी नहीं लग रहा है, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट वाला। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, अच्छा खासा इफेक्ट लगता है। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, इससे लिंक हो रहा है, राइट। और यही हमारा इस सेम पेपर में 2 बार एमएसएमई के ऊपर पूछा जा चुका है। साइंस का है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द फैटी एसिड इज करेक्ट। मोस्ट ऑफ द एसिड्स, देखिए यहाँ पर कितना पॉजिटिव वर्ड दे रहा है, इट इज नॉट सेइंग ऑल द फैटी एसिड, इज करेक्ट मोस्ट ऑफ द फैटी एसिड्स, मतलब 50% से ज्यादा, बस 100% से कम, मतलब मोस्ट ऑफ द फैटी एसिड्स have been this kind of groups and
ग्रुप्स एट द अदर एंड, ठीक है। कोई कार्बोक्साइड ग्रुप्स और मिथाइल ग्रुप्स का कॉम्बिनेशन है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कैरी इवन नंबर्स, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कैरी ओड नंबर्स, और यहाँ पर कुछ लिखा है मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड कैरी एज अ दिस। सैचुरेशन 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 तीनों कनेक्टेड है। एक ही है कि मोस्ट ऑफ द मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं है, जनरल स्टेटमेंट बता रहा है। करेक्ट होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग टू द चैट जीपीटी इज करेक्ट। चैट जीपीटी सभी यूज करें, जेमिनाई को, पायलट, चैट जीपीटी, राइट। अब देखिए ये डायरेक्ट थी जिसकी मैं बात करी थी ना, कि आप जैसे 2023 का पीवाईक्यू देखेंगे उसमें ये जो ऑप्शन है ना, ये पहले क्वेश्चन था 2023 में, अब इसी को उठा के एज अ ऑप्शन बना दिया है। कैसे पीवाईक्यू किससे लिंक्ड हो जाते हैं हमारे रिसेंट एग्जाम्स, राइट। तो देखिए चैट जीपीटी सबने पढ़ा है। चैट जीपीटी अच्छा खासा एडवांस एआई मॉडल है, लैंग्वेज मॉडल, उसमें इतनी सारी वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज एडिट की जा रही है। चैट जीपीटी इज नाउ इट इज एडवांस स्टेज पे आ चुका है, जेमिनाई को पायलट भी। तो वही पूछा, इट इज अ बेस्ड ऑन अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल, इट इज अ प्रिडिक्टिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आपको लगेगा चैट जीटीपी इज एआई, तो आप यहाँ पर देखिए एआई लगा देंगे, बट आपने पीवाईक्यू किया होगा तो आपको पता होगा लार्ज लैंग्वेज मॉडल बेसिकली है क्या, क्योंकि पिछली बार इसका डेफिनेशन ही पूछ रहे थे। नाउ इट इज गिव एग्जांपल, चैट जीपीटी इज अ लार्ज मॉडल, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। इट इज अ हाई लेवल ऑफ साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज। बाय कंप्यूटर लैंग्वेज और भी तो हो सकती है। इट इज अ चैटिंग सॉफ्टवेयर। बाय यहाँ पर रिसर्च सॉफ्टवेयर की भी बात हुई, ओनली चैटिंग की कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे ए बहुत बहुत ब्रॉडर सेंस दे रहा है, पीवाईक्यू से भी लिंक्ड है। ओके तो यहीं पे हमारा आप देखिए हमने कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, और इसी क्वेश्चंस को अगर आप 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 60 प्लस मार्क्स मिल रहे हैं, 60 प्लस आपको मार्क्स मिल रहे हैं। जब आप एलिमिनेशन मतलब ये अंधाधुंध एलिमिनेशन ही, ब्लाइंडली एलिमिनेशन ही विद सम इंटेलिजेंस जैसी, विद योर क्वेश्चन सॉल्विंग एप्टीट्यूड, एमसीक्यू इंटेलिजेंस को डेवलप जैसे किया, इससे आप बहुत ही इजीली एलिमिनेशन, हिडन ट्रैप्स यू कैन सी। आपने हिडन ट्रैप्स पीएम पोर्शन में देखा कि कैसे एक को 8 को, एक से लेके 8 क्लास को 1 से लेके 6 क्लास बना दी। निष्ठा की बात हुई जहाँ पर ऑल लगा था, बट ऑल को भी देखना था, स्कूल के अंदर की बात हो रही है। और आप और भी देखेंगे उसमें एक 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 नीति आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन था, उसमें इसमें ऐड करना भूल गई, उससे भी यू कैन इसी सॉल्व कौन कौन से पैरामीटर जो नीति आयोग यूज करता है, ठीक है। तो यहाँ पर से ऐसे आप क्वेश्चन इजी सॉल्व कर सकते थे, राइट। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। अब ये कितना पॉजिटिव स्टेटमेंट बता रहा था हमारा जगन्नाथपुरी, आप इसे ऐसे आर्किटेक्चर की कलर से कर सकते थे। तो बेसिकली आपको कैसे प्रेजेंस ऑफ द माइंड के साथ करना है। बुद्धास के ऊपर सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये हिस्ट्री का, तभी आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते थे। तो ये ब्लाइंड गैसिंग नहीं है, ये सब एनिपुलेशन ट्रिक्स है विद योर इंटेलिजेंस गैसिंग, ठीक है, नॉलेज वाली गैसिंग चल रही है यहाँ पर, जिससे आप 63 to 65 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते थे। उसके बाद वो आप अपने नॉलेज से 30 और 30 to 40 क्वेश्चन और सॉल्व कर देते तो आपका इजीली कट ऑफ के पास आस पास हो जाता, मतलब आस पास मार्क्स आ जाते। और यू कैन ऑल्सो सॉल्व मैथ्स क्वेश्चन भी थे यहाँ पर, क्वांट वाले रीजनिंग भी थे, राइट। तो इट इज इजी। तो इसी क्लास में ये बताना था कि कितने पीवाईक्यू से क्वेश्चंस रिपीट हुए, कैसे जो हमारी एलिमिनेशन ट्रिक की वीडियोस थी उससे भी बहुत जो हेल्प हुआ है आप लोगों को, राइट। तो वैसे बताना था कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। So thank you everyone for watching this session and stay tuned for our next classes. Thank you everyone.